Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। और आज हम बात कर रहे हैं भारत में किसानों की समस्या की। दरअसल भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और इसमें खास है पंजाब। दरअसल किसानों को इस समय फर्टिलाइजर्स का इशू फेस करना पड़ रहा है, और भारत के अंदर ऐसा हाल हो गया है कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का संकट बन चुका है। अब इस दौरान किसानों को कृषि करनी है और एक नया सीजन शुरू हो रहा है, और पूरी गतिविधि के दौरान किसान जब फर्टिलाइजर्स नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो ऐसे में उनकी समस्या बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब उन्हें कृषि करनी है तो वो कैसे करेंगे बिना फर्टिलाइजर के। अब भारत के हाल फर्टिलाइजर के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, और वैश्विक संकट की वजह से, पश्चिमी एशिया संकट की वजह से अभी फिलहाल भारत को सप्लाई चेन मेंटेन करने में परेशानियां हो रही है। तो क्या है मामला और क्या है इसकी वास्तविकता, क्यों भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और किस किस पर निर्भर है, ये सारी बातें जानते हैं, समझते हैं। फिलहाल टाइटल का कहना है पंजाब फार्मर्स प्रोटेस्ट, व्हाट इज द ड्राइविंग रिपोर्टेड शॉर्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है फर्टिलाइजर की, वो बातें भी समझेंगे, किसानों का हाल भी समझेंगे। अभी फिलहाल धान की बुआई के मौसम के आरंभ के साथ ही पंजाब, हरियाणा के अलावा भारत के 5 राज्यों के किसान अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यूरिया एवं डायमोनियम फॉस्फेट की कमी की वजह से यहाँ पर यह पूरा का पूरा मामला आगे रखा गया है। और पंजाब में तो किसान मजदूर मोर्चे के बैनर तले 74 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी कर लिया गया है। अब इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान अगर बात करें कि इस पूरी स्थिति का महत्व क्या है, और भारत के अंदर हम लोग यूरिया को किस तरह से उपयोग करते हैं, या फिर हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स में क्या क्या मुद्दा शामिल है, वो सारा कंसेप्ट समझेंगे। तो भारत में क्या है फर्टिलाइजर्स का मामला और क्या क्या इसमें शामिल है। तो देखो, भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है, जो बात हम सभी जानते हैं। और हरित क्रांति के बाद से ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा हो गई है। अब इस दौरान हमारी निर्भरता तो है, बट इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए, पहला आता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जिसमें यूरिया और अमोनियम सल्फेट शामिल है। दूसरा होता है फॉस्फेटिक उर्वरक, जिसके अंदर डायमोनियम फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट शामिल है। तीसरा है पोटाशिक उर्वरक, जिसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश शामिल है। तो ये यार, ये सारी कैटेगरी हैं जो उर्वरक हम लोग कृषि में इस्तेमाल करते हैं। अब फिलहाल भारत में हाल यह है कि पंजाब में अक्सर हर साल इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जब पता चलता है कि उर्वरकों को लेकर के परेशानियां चल रही है, स्कैरसिटी बन गई है। तो जब जब मौसम शुरू होता है कृषि का, तब तब मांग शुरू हो जाती है, और उसी समय दिखता है कि संकट आ गया। तो पंजाब की कृषि खासतौर पर गेहूं और धान चक्र पर आधारित है। अब ऐसे में रबी मौसम होता है अक्टूबर से नवंबर में, जब गेहूं की बुआई किया जाती है, और इस दौरान DAP की मांग चरम पर होती है। DAP मतलब इसमें शामिल होता है डायमोनियम फॉस्फेट, इसी को DAP कहा जाता है। तो अब इस दौरान स्थिति यही है कि भाई डायमोनियम फॉस्फेट की जो स्थिति है वो गेहूं के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। और वहीं खरीफ मौसम जो जून से अगस्त में, यानी कि जो अब शुरू हुआ है, इसमें यूरिया की मांग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि धान की रोपाई करनी होती है। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग उर्वरक की मांग इसी प्रकार होती है। तो कुछ ही सप्ताह में बहुत ज्यादा मांग हो जाती है उर्वरकों की, और ऐसे में उसकी आपूर्ति में अगर थोड़ा बहुत भी देरी होती है या परेशानी होती है, तो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि फिर इस दौरान आपूर्ति चक्र मेंटेन नहीं हो पा रहा, भारत में संकट है और कृषि कैसे की जाए। तो वो इन परेशानियों को फिर प्रोटेस्ट के माध्यम से ही जाहिर करते हैं। अब भारत में जो आपूर्ति श्रृंखला है फर्टिलाइजर्स की, वो थोड़ा एक कारण से और दिक्कत में। दरअसल भारत में फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण क्यों है, उसके पीछे किसानों का ही लाभ छुपा है। दरअसल जिस प्रकार से हमारी सरकार विदेशों से आयात करती है उर्वरक को, तो इस समय सरकार को इसकी कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए प्रति केजी, यानी कि 1 केजी उर्वरक की कीमत 100 रुपए पड़ती है हमारी सरकार को। लेकिन सरकार जब इसे ही किसी किसान को भेजती है, तो किसानों को 6 रुपए प्रति केजी की कीमत से इसको भेजा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ बहुत बड़ा लाभ मिलता है सब्सिडी के तौर पर किसानों को। इसीलिए सरकार इस पूरी चेन को रेगुलेट करती है, और देश के सभी हिस्सों में उर्वरक ठीक से पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ही अपने अकॉर्डिंग सभी चीजें आवंटित करती है। तो राज्यों के अंदर चरणबद्ध तरीके से, यानी कि किश्तों में आपूर्ति की जाती है, एक साथ बड़ी खेप नहीं भेजी जाती। और किसानों की शिकायतें भी यही है कि आवंटन स्थानीय मांग के अनुरूप हो नहीं रहा है, जितनी हमारी चाहत है उतना हमें फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, समय के अकॉर्डिंग हमें ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और बुवाई के महत्वपूर्ण चरण में भी कमी बनी हुई है। तो ऐसे में अब करे तो करे क्या, आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, और जो ये समय शुरू हो चुका है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है धान के लिए, इसको आगे कैसे बढ़ाए, यही किसानों की समस्या है। तो ऐसे में जब कभी भी किसान ऐसा महसूस करते हैं कि मार्केट में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज चल रही है और अच्छी उपलब्धता नहीं है, तो बहुत सारे किसान घबराहट में इस समय खरीद शुरू कर देते हैं। और जब घबराहट में खरीद होती है, तो एक साथ ही खरीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं खरीदने के लिए, और एक एक किसान बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीदना शुरू कर देता है। अगर उसकी जरूरत नहीं भी होती तो भी वो उतनी मात्रा खरीद लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे जरूरत पड़ेगी तो तब ये काम आएगा, क्या पता आगे ना मिले।
तो जब एक ही किसान बड़ी मात्रा खरीदना शुरू कर देता है तो बाकियों का हिस्सा वहां पे कट जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी देश में देखने को मिलती है और वही इस समय बनी हुई है। तो बाजार में इस समय दबाव उसी वजह से बढ़ा हुआ और किसानों को इसी कारण से प्रोटेस्ट भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमाखोरी और अनैतिक व्यापार प्रथाएं भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह के संकट को जन्म देती हैं। दरअसल बहुत सारे डीलर जमाखोरी पे उतर आते हैं और वो फर्टिलाइजर्स की स्कैरिसिटी को समझते हुए इस दौरान जमाखोरी करने लग जाते हैं। जमाखोरी के अलावा वो यहाँ पर बंडल प्रथा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इतना ये चाहिए तो ये भी लेना पड़ेगा, यानी कि वो साथ में और भी सामान बेचने पर उतारू हो जाते हैं। तो जो डीलर्स होते हैं वो बंडल सेलिंग शुरू कर देते हैं और बंडल सेलिंग में किसान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको वो भी चीजें खरीदनी पड़ जाती है जो कि उनके काम का नहीं है। और वहीं उपलब्धता के अंदर फिर कृत्रिम रूप से चीजें सीमित भी करते आ जाती है बहुत बार, कि जो कभी भी डीलर होते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी परेशानियां हैं, बैलेंस करनी है, आगे और महंगा बिकेगा, जरूरत बढ़ेगी, तो वो स्टॉक में रख लेते हैं ताकि ज्यादा कीमतों पर बेच सके, तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केट भी बढ़ जाती है। अब इस तरह से ये चीजें सामान्य है जो भारत की व्यवस्था में हम देखते हैं और वहीं पश्चिम एशिया संकट ने इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब पश्चिम एशिया संकट के दौरान स्थिति यहाँ ये बनी हुई है कि दरअसल अभी भारत पूरी तरह से आयात निर्भर है, फर्टिलाइजर्स के मामले में और ज्यादा निर्भर है। तो भारत उर्वरक क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर तो नहीं है, हमें सामान मंगवाना पड़ता है बाहर के देशों से। तो यूरिया घरेलू उत्पादन जो है वो यूरिया का वो पर्याप्त नहीं है और ऐसे में बड़ी मात्रा में हमें आयात करना पड़ता है। वहीं बात करें फॉस्फेटिक उर्वरकों की तो डीएपी और फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए हम कच्चे माल और तैयार उर्वरकों का ही आयात करते हैं और पोटाश के लिए तो लगभग हम पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। अब ये आयात हो कहां से रहा है वो भी समझिएगा। अब देखिए, दरअसल जिस समय पश्चिम एशिया संकट शुरू हुआ था तो पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे देशों से होने वाला आयात और निर्यात ठप पड़ गया। अब बात करें कि हमारा फर्टिलाइजर कहां से आ रहा है, तो देखिए यूरिया का आयात 2024-25 में भारत के यूरिया आयात का लगभग 75% रहा है। ठीक है, तो 2024-25 में भारत ने जो यूरिया का आयात किया है वो लगभग 75% गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्री से ही आया। और ऐसे में यहाँ भारत को यूरिया देने वाले देशों में नाम शामिल है ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ये वो सारे इंपॉर्टेंट देश हैं जो हमें यूरिया देते हैं और 75% हमारी आवश्यकताओं का पूरा करते हैं। वहीं डीएपी आयात की बात करें तो सऊदी अरब भारत के लिए सबसे बड़ा डीएपी आपूर्ति करता रहा है और इसी के अलावा मोरक्को, जॉर्डन और अन्य देशों से भी हम लोगों ने फॉस्फेटिक कच्चे माल की आपूर्ति की। वहीं पोटाश आयात की बात करें तो भारत अलग अलग देशों पर पोटाश के आयात के लिए भी निर्भर है, जिसमें कनाडा, रूस, बेलारूस, इजराइल और जॉर्डन शामिल है। अब यहाँ शामिल जो देशों के नाम है वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे देश इसमें से ऐसे हैं जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद हमारी आयात श्रृंखला में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं सभी चीजों को और आपूर्ति बाधित होने की वजह से हमें यहाँ संकटों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी चीजें स्ट्रगल कर रही है। तो इस पूरा स्ट्रगल और इसी पूरी परेशानी के बीच अब फिलहाल पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो पहली स्थिति तो यही है कि समुद्री परिवहन प्रभावित हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जहाजों को नहीं गुजरने दे रहे हैं, इसलिए समुद्री परिवहन पूरी तरह से डिस्टर्ब है और इसी प्रभाव की वजह से लॉजिस्टिक लागत बढ़ गई है, बीमा प्रीमियम बढ़ गया है, ऑयल की कॉस्ट बढ़ चुकी है और ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से आयात निर्यात का जोखिम अलग है जो इस संकट को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो बीमा लागत का बढ़ना और आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता होना, ये सभी चीजें शामिल है जो अभी वैश्विक व्यवस्था भुगत रही है और इसकी वजह से कीमतें लगातार तेजी से ऊपर चढ़ रही है और इसका परिणाम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं यूरिया और डीएपी की। ऐसे में आयात लागत हर एक देश को ज्यादा वहन करनी पड़ रही है और सब्सिडी बोझ भी देशों के ऊपर बढ़ा हुआ ही है। तो इसी पूरे घटनाक्रम के बीच अब उर्वरक सब्सिडी का कंसेप्ट भी है जो भारत का लगातार बढ़ रहा है। भारत ने बजट में जो अनुमान लगाया था अब लगभग भारत की सब्सिडी का खर्च उससे 2 गुना पहुंच चुका है। बजट में सरकार को यह अनुमान था कि इस साल हमें सभी जो सब्सिडी पे खर्च करना है वो 17 लाख करोड़ खर्च करना है उर्वरक सब्सिडी पे, लेकिन इस दौरान बढ़े हुए संकट ने भारत के इस उर्वरक सब्सिडी बोझ को 64 लाख रुपए कर दिया, यानी कि पूरा डबल की स्थिति हो गई है। भारत को एक बड़ा खर्चा किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने में ही जा रहा है और इसका कारण वैश्विक कीमतों में वृद्धि, आयातित उर्वरकों की लागत का बढ़ना और किसानों को नियंत्रित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना ही है। सरकार चाहती है कि नुकसान हम उठा लें लेकिन किसानों को वही कीमत मिलती रहे जो अब तक मिलती आ रही है। तो पंजाब की जो मांग है वो वास्तव में बहुत ज्यादा है, इसी वजह से पंजाब में ऐसे विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। दरअसल पंजाब में लगभग 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर धान की कृषि की जाती है और इसकी वजह से जो यूरिया की आवश्यकता है वो 16 लाख मीट्रिक टन है। अब एक साथ तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ही यहाँ भेजी जाती है। तो पहली खेप 3.75 लाख मीट्रिक टन की भेजी गई और दूसरी खपत जो जाती है वो 7.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की होती है। तो कुल प्राप्त जो इनको होता है घुमा फिरा करके वो 11 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का होता है, बट उसके बावजूद इसकी डिमांड 16 लाख मीट्रिक टन है जिसको पूरा कर पाना बाकी ज्यादा समस्या रहती है और समस्या के साथ साथ जटिल भी बना रहता है।
तो ये जरूरी है कि वर्तमान की स्थितियों को हम समझें कि किस तरह से चल रहा है मामला, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर। और यहाँ इस पूरे के पूरे एनालिसिस में हमें ये भी समझ में आया कि ऑलरेडी जब हम लोग आयात पर निर्भर हैं और विश्व व्यवस्था के व्यवधानों से परेशान हैं, वो समझ में आता है कि दिक्कतें क्रिएट करता है। लेकिन जहां एक तरफ डीलर, जमाखोरी और भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केट जैसे मुद्दे निकल के आते हैं, ये ऐसी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हालांकि ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। जिस समय शुरू हुआ था ये पूरा संघर्ष और अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, उसी के बाद से ये बातें चल रही थी कि भारत में क्या फर्टिलाइजर क्राइसिस होगा या नहीं होगा। बट हमारी केंद्र सरकार के अलग अलग व्यक्तियों ने, मंत्रियों ने बार बार यही आश्वासन दिया कि भारत के पास में अभी रबी सीजन के लिए फसलें अभी, मतलब भारत के पास अभी खरीफ सीजन के लिए सब कुछ बचा हुआ है, बैलेंस से परेशान नहीं होना। हो सकता है कि रबी के सीजन तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ जाए, लेकिन अभी स्टॉक मेंटेन है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये केवल आश्वासन था, चीजें बेहतरीन कोशिश की गई कि मेंटेन रहे, लेकिन अंततः परेशानियां अभी देखने को मिल ही रही है। अब आगे ये किस हद तक पहुंचती है वो भी सोचना समझना रहेगा। तो यही है सारा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आप लोगों को याद रखना है। बाकी इस तरह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने के लिए जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे, क्योंकि इस दौरान हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी में एनालिसिस करते हैं, साथ ही एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। वहीं इसी के साथ साथ हमारे जो इफ्तिखार बैजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे एक खास डिस्काउंट पे। तो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको आरंभ यूपीएससी ऑफर में। 2027, 28 और 29 के बैजेस अवेलेबल हैं और स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप जैसे स्मार्ट मॉडल पे आप लोग को फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस स्मार्ट मॉडल पे चल रही है। तो 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस आपको मिल जाती है। मेंटरशिप मिल जाती है आपको हमारे स्टडी आईक्यू के बेस्ट मेंटर्स के द्वारा। क्लासेस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है, आंसर राइटिंग कवर होती है, करंट अफेयर भी कवर होता है, असेसमेंट्स भी आप लोगों को दिए जाते हैं जो कि खास रहते हैं, रिवीजन जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूपीएससी की तैयारी का वो भी रेगुलर चलता है, और टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर सकें। तो इस दौरान ज्वाइन करने के लिए यूज करना है एक ही कोड, वो है केएल लाइव। लिमिटेड समय के लिए ऑफर मिल रहा है, तो इसका उठाइए फायदा और ज्वाइन कीजिए बैजेस में बेहतरीन तरह से। इसी के साथ साथ बाकी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स अवेलेबल है। वहीं आपके लिए क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां भी पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी आईक्यू मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, लेकिन तब तक इस वीडियो को कीजिए शेयर, सीखते रहिए, जानते रहिए ऐसे ही। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू सून। Study IQ IAS, making India smarter and better.